नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। रानी, पप्पू, विद्या, सुधीर, ललित, मोहिनी, राहुल, गोपाल, रोहित, लालचंद, अनामिका, जितेंद्र, अमित, शशि, रिया, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्याकार। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बेटा, आप जानते हैं कि कल की क्लास में मैंने आपको बात शुरू किया था संविधान का निर्माण। आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। संविधान आपका जो है बन भी जाएगा और संविधान लागू भी हो जाएगा। दोनों ही काम आज की क्लास में हो जाएंगे और उसी में मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी कि आपका जो संविधान है, जो आपका भारतीय संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, उसे बनाने के लिए कितने देशों से हमने किन किन चीजों को लिया है। आप सभी लोग बस ध्यान से चीजों को सुनेंगे, कमेंट पर कम फोकस करेंगे, कॉपी और पेन को हाथ में लेकर बैठना है, क्योंकि जितना पेन तुम्हारी कॉपी पर चलेगा उतना ही तुम्हारा दिमाग जो है वो पढ़ने में रहेगा और कमेंट से दूर रहेगा। उम्मीद करती हूं आप यहाँ पे चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बेटा, कल मैंने आपको बताया था कि आपकी संविधान सभा जो है उसने बुलाए थे 3 वाचन, और आपको मैंने बताया था कि वाचन क्यों बुलाए गए थे। तो प्रारूप समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए क्या पढ़ेंगे हम? संविधान सभा ने क्या बुलाए थे मैम? जो हमारी संविधान सभा है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसने बुलाए हैं 3 वाचन। संविधान सभा ने 3 वाचन बुलाए। तो ये 3 वाचन बुलाए गए थे, जिसमें से हम देखेंगे कि ये जो 3 वाचन हुए थे इनकी डेट क्या है, वाचन किसको कहते हैं, और क्या ये वाचन आज भी होते हैं? तो जी हाँ बेटा जी, वाचन को इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा जी? रीडिंग कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेटा, आज के समय में आपके देश में जो काम आपकी संसद करती है, इस समय पर क्योंकि संसद नहीं बनी है, क्योंकि संसद इस समय पर नहीं बनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह काम जो संसद का आज के समय पे है, उस समय पे कर रही थी आपकी संविधान सभा। तो इस संविधान सभा ने जो वाचन बुलाया था, पहला वाचन, ये बच्चा आपका 4 नवंबर से शुरू हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, 4 नवंबर से इस वाचन को शुरू किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन से ईयर में? तो मैम 1948 में, और ये चला था 9 नवंबर 1948 को। और इसमें क्या करना था वाचन में? तो मैम प्रारूप समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर डिस्कशन करना था, उस पर विचार करना था, और उसमें जो कमियां थी उनको भी इसमें दूर करना था। तो हमें समझ नहीं आता कि वाचन क्या होता है, वाचन क्या होता है, ये हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा, आप एक बात ध्यान रखना कि जो आपका प्रथम वाचन होता है, इसमें क्या होगा, समझाने का काम मैं साइड में कर रही हूं। प्रथम वाचन में या फर्स्ट रीडिंग में बच्चे, इसमें आपके 2 काम हुए थे कि एक तो आपकी रिपोर्ट को पेश किया गया था, ठीक है, किसके सामने? संविधान सभा के सदस्यों के सामने। और दूसरा बेटा जी, जो रिपोर्ट थी उसकी प्रतिलिपियां, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां, प्रतिलिपियां क्या होती है मैम? फोटो कॉपीज। रिपोर्ट की प्रतिलिपियां यानी कि हम कह सकते हैं फोटो कॉपीज ऑफ रिपोर्ट, फोटो कॉपीज ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट की प्रतिलिपियां क्या किया गया था? इन्हें सदस्यों के बीच बांटा गया था। सदस्यों के बीच इनका क्या किया गया था? सदस्यों के बीच इनका किया गया था विभाजन। तो डिवीजन बिटवीन मेंबर्स, क्या किया गया था? डिवीजन बिटवीन मेंबर्स। क्यों बांटा गया था मैम? क्योंकि बेटा जी जब सेकंड वाचन होगा, ठीक है, जब सेकंड वाचन होगा तो उसमें होगी डिस्कशन, उसमें होगी बहस, और जब बहस होगी, किसी भी चीज पर डिस्कशन होगा, तो जिस चीज पर डिस्कशन होने जा रहा है उस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सेकंड रीडिंग में क्या होता है? डिस्कशन होता है, चर्चा होती है। चर्चा कौन करता है? तो संविधान सभा के सारे सदस्य। और थर्ड रीडिंग में क्या होता है? थर्ड रीडिंग में मैम जो रिपोर्ट होती है उसको पास किया जाता है
पारित कर दिया जाता है, उसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि जितनी भी कमियां थी वो सारी हमने सेकंड रीडिंग में क्या कर दी हैं, सारी की सारी सेकंड रीडिंग में हमने खत्म कर दी हैं। सेकंड रीडिंग आपकी सबसे लंबी होती है, कारण क्योंकि उसमें रिपोर्ट के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था, उसमें रिपोर्ट के हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कि फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 9 नवंबर 1948 तक ही चला, क्योंकि इसमें केवल रिपोर्ट को संविधान सभा के सदस्यों के सामने रखा गया और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उस रिपोर्ट की जो फोटोकॉपीज थी उनको आपके सदस्यों के बीच में बांट दिया गया कि भाई इसको पढ़कर आना। पढ़कर क्यों आना? ताकि जब नेक्स्ट रीडिंग होगा तो आप उसमें डिस्कशन कर सकें, आप उसके बारे में चर्चा कर सकें। जब आप पढ़ लोगे तो आप बता पाओगे इसमें क्या कमियां हैं और इसमें क्या सुधार होने चाहिए। तो अब आपकी बारी आई सेकंड रीडिंग की। तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड रीडिंग जो है या आपका जो दूसरा वाचन है ये सबसे लंबा था और ये शुरू हुआ था 15 नवंबर 1948 से इसको शुरू किया गया था और बेटा जी ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। तो आप कह सकते हो सबसे लंबा कौन सा था, तो आप कहोगे सेकंड रीडिंग, यानी कि लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट रीडिंग कौन सी थी आपकी? आप कहोगे मैम सेकंड थी। क्लियर है? उसके बाद बेटा जी आपकी जो रिपोर्ट है उस पे यहाँ पे सब डिस्कस हो चुका, जो भी कमियां थी वो सब दूर हो चुकी और केवल अब एक ही काम बचा था, आपका संविधान बनाना। तो जो थर्ड रीडिंग हुई थी उसमें बेटा जी क्या किया गया था, रिपोर्ट को फाइनली यहां पर कहेंगे मैम 14 नवंबर 1949 से ये स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक ये चला था। और ये डेट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये आप नोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए होता है कि भाई आखिर ये रीडिंग्स क्या थी। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे बेटा जी कि 26 नवंबर 1949 इस दिन क्या हुआ था मैम, हमारा जो संविधान था ये इस दिन बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान क्या हो गया? बनकर तैयार। और जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ बेटा उसी दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा by the Constituent Assembly संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार, एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्टेड। अब इस स्वीकार को कहते हैं बेटा जी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आत्मार्पित, अधिनियमित या अंगीकृत किया गया, इसको इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड कहेंगे, एक्सेप्टेड। और हिंदी में 3 वर्ड यूज होंगे, आत्मार्पित, अधिनियमित, अंगीकृत। बाकी इसका मतलब है एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया गया। किसने कहा इसे एक्सेप्ट करने के लिए? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था मैम। ठीक है, तो इस दिन ये एक्सेप्ट हुआ था, जिस दिन इसको प्रिपेयर किया गया था, जिस दिन ये बनकर तैयार हो गया था उसी दिन हम कह सकते हैं कि मैम इसे एक्सेप्ट भी किया गया था, एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949।
ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी के कहने पर, सॉरी पर रह गया है यहां पर, कहने पर लिख देना, संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया गया था मैम, स्वीकार किया गया था। अब इसी दिन बेटा अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन होता है संविधान बनाने में समय कितना लगा, संविधान बनाने में समय, एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर संविधान बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा, कितना खर्चा यहां पर किया गया, कितना एक्सपेंसेस हमारा लगा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका संविधान है इसको बनाने में लिखना, संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन हुए, कितने अधिवेशन, अधिवेशन को कहते हैं या तो अधिवेशन कह लीजिए या सत्र कह लीजिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेशन। कितने सेशंस हुए थे, वेरी गुड मैम। अगर हम यहाँ पे आंसर्स करते हैं तो समय लगा था 2 वर्ष यानी 2 इयर्स, 2 वर्ष 11 माह 11th मंथ्स और 18 डेज यानी कि 18 दिन। 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज हमारा यहाँ पर समय लगा था, ठीक है। कितना खर्चा आया था तो एग्जैक्ट डेटा है 6396,729 रुपीज। अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करते हैं लगभग, तो बेटा जी फिर होगा 64 लाख, 64 लाख रुपए। और कितने सेशंस हुए थे संविधान निर्माण तक, यहां पे क्या लिखा है, संविधान बनाने तक, मतलब 26 नवंबर 1949 तक कितने सेशंस हुए थे, तो इस समय तक हुए थे 11 सेशंस, 11 सेशंस यानी 11 सत्र हुए थे संविधान निर्माण तक। क्योंकि मैंने यहां आपसे ये नहीं पूछा 12 आंसर नहीं होगा पूजा, सूरज 12 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 12 अधिवेशन तो 12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अभी तो आपके केवल 11 सेशंस ही हुए हैं, अभी तो केवल 11 सेशंस, क्योंकि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि 11 सेशंस ही हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि संविधान बनाने के लिए आपका कुल कितने दिन बहस हुई थी, ठीक है। कुल बहस, टोटल डिबेट, टोटल डिबेट, कुल बहस कितने दिन, तो आप कहेंगे कि मैम 114, 114 डेज, 114 दिन, 114 डेज 114 दिन। हम बात करेंगे कुल बैठक कितनी हुई थी, तो बेटा जी कुल बैठक यानी टोटल मीटिंग्स, टोटल मीटिंग्स, तो आप कहेंगे ये हुई थी मैम 105 बैठक हुई थी टोटल, 105। मुझे पता था यह आंसर आएगा 165, 166। बेटा जी कुल बैठक 105 हुई थी, जो कि 165 या कहीं कहीं लिखा रहता है 166 दिन चली थी, दिन चली। बैठक 105 थी और डेज कितने थे 165 या 166। आपको पेपर में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, प्राथमिकता रखनी है 165 पर, प्राथमिकता रखनी है 165 पर, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चे हमारा संविधान बनाने के लिए कुल कितने देशों के, कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था, संविधान का अवलोकन, कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। अवलोकन होता है बेटा जी ऑब्जर्व, तो आप कहेंगे मैम 60 कंट्रीज,
60 देशों के संविधान को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने पढ़ा और उसमें से 10 देशों को सेलेक्ट किया था। 10 वाले बच्चे गलत हैं बेटा, मैंने कुल पूछा है कि टोटल कितने कंट्रीज को ऑब्जर्व किया था, 60 कंट्रीज को, और इन 60 कंट्रीज में से कितनी कंट्रीज को सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट कितनी कंट्रीज को किया था, सेलेक्ट किया था मैम 10 कंट्रीज। 10 देशों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप अनिकेत थोड़ा पेशेंस रखें। 12 बताया जी सर ने भी, 12 भी मैं भी बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ठीक है, जिस दिन आपका संविधान, आपका अगर हम बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 है ना, तो जिस दिन ये बना था इसमें आर्टिकल्स कितने थे, इसमें शेड्यूल्स कितनी थी और इसमें पार्ट्स कितने थे, पार्ट्स कितने यानी भाग कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी और आर्टिकल्स कितने थे, अनुच्छेद कितने थे, आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब संविधान बना था तो इसमें आर्टिकल्स थे 395, शेड्यूल्स थी 8 और पार्ट्स थे 22। तो आपको मैं बता दूं कि 395 में से 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लागू करने को कहते हैं एनफोर्स्ड करना या एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट लिख लीजिए या एनफोर्स्ड लिख लीजिए। लागू किया गया। तो कितने आर्टिकल्स आपके 26 नवंबर को एग्जीक्यूट हुए 395 में से? 16 आर्टिकल्स। और वो 16 आर्टिकल्स अगर हम बात करते हैं तो लिखिएगा आर्टिकल 5, 6, 7, 8। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324 और 366, 367, 379 और 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये 16 आर्टिकल्स आपके 26 नवंबर 1949 को एग्जीक्यूट किए गए थे, लागू किए गए थे। गिन लीजिए एक बार, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कितने आपके लागू किए गए थे? आप कहोगे कि मैम 16 आर्टिकल्स। अब हम आते हैं आपके इस इंपॉर्टेंट एक और डेट में। अगर आप डेली क्लास नहीं करेंगे तो बेटा समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डेली क्लास करेंगे तो 100% आपको सब समझ में आएगा। ये सब तो फैक्ट हैं, ये सब तो फैक्ट हैं भाई। एक तो हिंदी इंग्लिश का बड़ा इशू है बेटा। हिंदी में मैं ज़्यादातर चीज़ें बोलती हूँ और इंग्लिश में टफ वर्ड्स को ही मैं लिखूंगी। टोटल हिंदी टोटल इंग्लिश ऐसा नहीं है, दोनों ही भाषाओं में आपकी क्लास बाइलिंगुअल फॉर्म में चल रही है। ठीक है, आगे चलिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है? बच्चा कह रहा है 26 जनवरी 1950। जी नहीं बेटा, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जिसे आप कहते हैं 24 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ था? चलिए अब हम आ जाते हैं, जो बच्चे कह रहे थे 12 अधिवेशन लिखवाए हैं अजीत सर ने। ठीक है, तो देखिए बेटा जी, अगर मैं बात करती हूं तो इस दिन हुआ था संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। संविधान सभा जो है इस दिन इसका क्या हुआ था? अंतिम अधिवेशन। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो बेटा जी इसी दिन हुआ था। और अंतिम अधिवेशन का मतलब था 12वां अधिवेशन।
यानी अब मैं आपसे पूछूंगी कि कुल अधिवेशन कितने हुए थे, टोटल सेशंस, तब आप आंसर करोगे 12। लेकिन मैंने वहां पे आपसे टोटल सेशंस नहीं पूछे थे, मैंने आपसे पूछा था कि संविधान निर्माण तक कितने सेशंस हुए थे। तब तक बेटा 11 हुए थे। तब तक कितने हुए थे बेटा जी, 11 सेशंस हुए थे। लेकिन आपका जो 12th नंबर का सेशन हुआ है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ है, तो टोटल सेशंस हुए थे बच्चे, आप कह सकते हो 12। ठीक है। अब इसी दिन 24 जनवरी 1950 बच्चे, 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया था मैम, 24 जनवरी 1950 को ही हुए थे संविधान पर हस्ताक्षर। संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, आपको बता दूं सिग्नेचर किए गए थे। और इस समय आपका जो संविधान है इस पर जब सिग्नेचर किए गए थे तो कितने मेंबर्स ने किए थे, 284 मेंबर्स, 284 सदस्यों ने। कितने सदस्यों ने किए थे, 284 सदस्यों ने। और पूछा जाता है कि जो संविधान है इस पर प्रथम हस्ताक्षर किसका था, फर्स्ट सिग्नेचर किसने किया था, फर्स्ट सिग्नेचर। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट सिग्नेचर करने वाले थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप कहोगे नहीं मैम, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ब्रैकेट में लिख लेना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, गलती से हस्ताक्षर किया था, गलती से सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन उनके सिग्नेचर को ऑफिशियल नहीं माना गया। ऑफिशियल सिग्नेचर माना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सिग्नेचर को, क्योंकि आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही अधिकार था उस पर सबसे पहले सिग्नेचर करने का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर सिग्नेचर करने वाले टोटल 284 सदस्य थे, जिसमें आपका फर्स्ट सिग्नेचर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। अब आप फिर से यहां पे, हाँ जी, तिरछे कर दिए थे इन्होंने सिग्नेचर डॉक्टर। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 का एक और कॉन्सेप्ट है बेटा जी। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, और मैम इसी दिन अगर हम बात करते हैं तो जो जनगण मन है, जनगण मन, बताइए बेटा इसको राइटर कौन है, ये है आपका नेशनल एंथम, ये है मैम हमारा राष्ट्रीय गीत, सॉरी राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। और एक है मैम हमारा वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये है हमारा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। एक नेशनल एंथम है और एक नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम और एक है नेशनल सॉन्ग। तो ये जो आपका एक्सेप्ट किया गया था इसी दिन इन्हें क्या किया गया था, आप कहेंगे इन्हें किया गया था इसी दिन स्वीकार, इसी दिन इन्हें एक्सेप्ट किया गया था आपकी संविधान सभा द्वारा। बेटा जो आपका जनगण मन है, जनगण मन, ठीक है, नेशनल एंथम, इसके राइटर हैं, इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और आपके नेशनल एंथम की जो गायन अवधि है, यानी इसे गाने का जो समय है वो है बेटा जी 52 सेकेंड। और आपका राष्ट्रीय गीत जो है इसके राइटर, इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसी दिन बेटा क्या किया गया था, इन दोनों को भी एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा नेशनल एंथम के बारे में ये लिख लेना कि ये पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें इसे क्या किया गया, अधिवेशन में गाया पहली बार। और वंदे मातरम को पहली बार 1896, पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो दोनों आपको बता दिए कि पहली बार कब गाए गए थे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। प्यारे बच्चे, अब आपकी जो संविधान सभा थी उसका काम खत्म हो चुका था, उसका काम क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब संविधान सभा जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, तो आप लिखेंगे 1905 में, सॉरी 1950 में, 1950 में क्या किया गया, संविधान सभा को भंग कर दिया, संविधान सभा को कर दिया भंग या विघटित, भंग या विघटित, मतलब हम कह सकते हैं डिसॉल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों ये डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि मैम इसका जो काम था वो खत्म हो चुका था। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको क्या नाम दे दिया, इसकी जगह बनाई बेटा जी अंतरिम संसद, अंतरिम संसद इसे नाम दिया गया, अंतरिम संसद इसे नाम दिया गया। मतलब अब ये किस नाम से काम करेगी मैम, इंटरिम पार्लियामेंट। संविधान सभा किस रूप में काम करेगी, अब इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। और इंटरिम पार्लियामेंट मतलब अस्थाई संसद, यानी जब तक परमानेंट पार्लियामेंट नहीं बनेगी तब तक मैम यही पार्लियामेंट के रूप में काम करेगी। और इसीलिए हम इसको कहेंगे इंटरिम पार्लियामेंट, इसीलिए हम इसको कहेंगे आपका अंतरिम संसद। क्योंकि जो आपकी परमानेंट पार्लियामेंट बनी थी, जो आपकी स्थायी संसद बेटा बनी थी, वो कहां बनी थी, वो सॉरी कब बनी थी, 1952 में। यानी 1950 से लेकर संविधान सभा ने ही एक नए नाम से काम किया था, और वो क्या थी, इंटरिम संसद। यानी संविधान सभा के नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटरिम पार्लियामेंट। और इंटरिम वर्ड बच्चे अगर कहीं भी लगता है, अगर इंटरिम वर्ड कहीं पर भी लगता है तो आप कहेंगे कि मैम उसका मतलब होता है कि आपकी जो चीज है, जो बनाई जा रही है, वो मैम अस्थाई है, मतलब टेम्पररी है। क्योंकि परमानेंट पार्लियामेंट तो 1952 में बनी थी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया था, 22 जुलाई 1947। जाकिर बेटा 22 जुलाई 1947 को कर लिया गया था। ठीक है, ठीक है। और आपको बता दूं कि अभी तक आप पढ़ रहे थे कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना कि 1950 में ही क्या किया गया, 1950 में ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और ये कौन बने थे, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1950 में ही बनाए गए थे। और ये बने थे मैम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये सब आपको पता होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है।
भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बताइए जब भारत आजाद हो गया था। सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये बच्चा आपकी कितनी हो गई थी? 299, 299। बेटा 299, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो ये 299 मैं आपको बता रही हूं यहां पर, ये जो 299 आप नंबर देख रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? तो आपको पता है कि भाई भारत से अलग पाकिस्तान बना था। बेटा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, मैं साइड में लिख देती हूं कि जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ था बच्चे, पाकिस्तान का निर्माण हुआ था आपका 14 अगस्त 1947 को, है ना। और उसके बाद में बेटा जी क्या हुआ मैम? उसके बाद हुआ भारत स्वतंत्र। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। इसीलिए हम 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता है कि जब भारत से अलग पाकिस्तान बना तो आपके भारत से बहुत सारे लोग कहां चले गए? पाकिस्तान। तो पॉपुलेशन कम हुआ, और पॉपुलेशन कम हुआ तो सीटें भी तो कम होंगी। अब इसी बात पे मेरा आपसे प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जल्दी बताइए, जल्दी मुझे बताइए फटाफट से कि स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपकी एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट लिखने जा रही हूं, और वो डेट कौन सी है मैम? उस डेट को हम कहते हैं 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था मैम? इसी दिन हुआ था हमारा जो संविधान है, संविधान लागू हुआ था। एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख लीजिएगा, एनफोर्स्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को। वेरी गुड मैम, 389 वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। और क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था तो इस दिन को हम कहते हैं गणतंत्र दिवस, इस दिन को हम कहते हैं रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ संविधान दिवस, संविधान दिवस, या आपसे पूछा जाए कि मैम आपका विधि दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे या लॉ डे किसको कहते हैं? तो बेटा जी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ डे ये कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कुछ फैक्ट्स मैं बताती हूं। जैसे हमारा जो संविधान है, आपको बताना है संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ, संविधान का प्रकाशन कहां से किया गया था, मतलब पब्लिश्ड कहां से किया गया था आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये पब्लिश्ड किया गया था बेटा जी देहरादून, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। कहां से किया गया था मैम? देहरादून, जो उत्तराखंड में पड़ता है, और यहाँ पे एक जगह है सर्वे
ऑफ इंडिया प्रेस, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस, यहां से इसे पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस से इसकी कितनी फोटोकॉपीज छपी थी? प्रतिलिपियां, जिन्हें हम कहते हैं फोटोकॉपीज। फोटोकॉपीज, कितनी फोटोकॉपीज छपी थी मैम? 1000। 1000 फोटोकॉपीज मैम यहां पर छपी थी जब इसका प्रकाशन हुआ था। एक बच्चे ने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा कि हमारे संविधान में पृष्ठों की संख्या कितनी थी? नंबर ऑफ पेजेस, पृष्ठों की संख्या, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे? नंबर ऑफ पेजेस, तो बेटा नंबर ऑफ पेजेस थे इसमें 251। जब ये बना था तो 251 पेजेस इसके अंदर थे। 251 पेज, 251 पेज। ठीक है, एक और एक फैक्ट कि भाई संविधान को किसने लिखा? किसने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसने लिखा था? देखो, 2 भाषाओं में संविधान लिखा गया था, एक तो इंग्लिश में और एक आपका शुद्ध हिंदी यानी प्योर हिंदी में। शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? और बेटा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शुद्ध हिंदी में संविधान को किसने लिखा, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो इंग्लिश में लिखने वाले थे इसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, रायजादा जी। ठीक है, और बच्चे हिंदी में इसे लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य जी, वसंत कृष्ण वैद्य जी। इन्होंने इसको लिखा था प्योर हिंदी में, यह आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने बेटा इसे लिखा नहीं था, लिखने का काम अंबेडकर साहब ने नहीं किया था, लिखने का काम अंबेडकर साहब जी ने नहीं किया था। ठीक है, किस चीज की फोटोकॉपीज? संविधान की फोटोकॉपीज। कॉन्स्टिट्यूशन की 1000 फोटोकॉपीज छपी थी जिस समय इसे पब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, अब आपका जो संविधान था, पूछा जाता है कि ये बताइए संविधान पर चित्रकारी किसने की थी? जो आपका संविधान है इस पर चित्रकारी यानी डिजाइनिंग किसने की थी? तो मैम नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी, राम मनोहर सिन्हा जी। इन दोनों लोगों ने मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर डिजाइनिंग की थी, हमारे संविधान पर क्या की थी? डिजाइनिंग। और लास्ट आपको अब कुछ फैक्ट लिखवाती हूं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जनक कौन था? भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक पूछा जाता है विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
विश्व में लिखित प्रथम संविधान। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। सबसे बड़ा मतलब लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व में लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब लॉन्गेस्ट तो विश्व का सबसे छोटा संविधान, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और विश्व का अलिखित संविधान, विश्व का अलिखित संविधान, अलिखित संविधान यानी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेटा अगर आपसे बोलूं कि विश्व में पहला आपका भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब, विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा संविधान आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व में आपका सबसे छोटा है बेटा जी मोनाको, मोनाको। और विश्व का अलिखित संविधान बेटा जी ब्रिटेन, ब्रिटेन। क्या है बेटा जी? ब्रिटेन। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछ लिए जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं और वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चे, कि आपकी जो संविधान सभा थी उसने बनाई थी कुछ समितियां, है ना। तो आप एक हेडिंग देंगे, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा ने क्या किया था? संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियां, बनाई गई समितियां यानी कुछ कमेटीज बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी। जैसे एग्जाम्पल फॉर ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। तो संविधान सभा ने ये समितियां क्यों बनाई थी मैम? क्योंकि बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो संविधान है उसको बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। अमिता गुप्ता, अलिखित संविधान का मतलब है कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, उसमें ज्यादातर अगर हम बात करते हैं तो आपके जो चीजें हैं वो आपकी बहुत कम लिखी हुई हैं, है ना। ज्यादातर चीजें उसमें लिखी हुई नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अब ये जो समितियां हैं ये क्यों बनाई गई थी? ताकि संविधान निर्माण का काम अगर हम बात करें तो आप ध्यान रखेंगे कि जो संविधान सभा का निर्माण संविधान का जो निर्माण संविधान सभा को करना था उसके लिए उसने कमेटीज बनाई थी ताकि वो काम जल्दी हो सके और अच्छे से हो सके। तो अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की जो समितियां थी, तो आपको बता दूं कि संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था। 22 समितियों का गठन हुआ था, ठीक है। 22 समितियों का गठन। और ये जो 22 समितियां थीं, इनमें से बेटा जी अगर मैं बात करूं तो 14 छोटी समितियां थीं, 14 छोटी समितियां थीं और बेटा जी 8 बड़ी समितियां थीं। यानी इन्हें कहेंगे स्मॉलेस्ट कमेटीज। स्मॉलेस्ट कमेटी कितनी थी मैम? 14। और बिगेस्ट कमेटीज कितनी थी? तो मैम 8, ठीक है। अब उसमें से आपको मैम हमें क्या करना है? आपको सारी नहीं पढ़नी है,
आपको सारी नहीं पढ़नी है। आपके लिए मैंने एक लिस्टिंग यहाँ बनाई है। आप कहेंगे कि पीडीएफ, जी हाँ, क्योंकि ये काम पीडीएफ का ही है। तो जहाँ पीडीएफ का काम होगा वहाँ पीडीएफ, जहाँ पीडीएफ का काम नहीं है, लिखने का काम है, वहाँ हाथ से लिखकर बताया जाएगा। अब इसे मैं क्यों नहीं लिखकर बता रही हूँ, क्योंकि इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सी समिति के कौन चेयरमैन थे, केवल इतना। आपको डीप में नहीं पढ़ना है कि भाई इस समिति ने क्या किया, इस समिति का क्या रोल था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है बच्चे कि आपकी जो संविधान सभा की समितियां हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं ड्राफ्टिंग कमेटी। आप ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? हाँ जी मैम। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, केवल इतना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होंगी उन पे मैं इंपॉर्टेंट भी लिखती चली जाऊंगी। फिर एक है आपकी संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके चेयरमैन थे, केवल फैक्ट है, केवल फैक्ट है। चेयरमैन कौन थे इसके? संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किसके चेयरमैन थे? मैम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रांतीय संविधान समिति जो थी उसके थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मैम ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। यस बेटा, ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपके इसमें भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ, ऑफ कोर्स ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ये पीडीएफ आपके पास जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, इनको आपको केवल पढ़ना है, ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी आती है जिसका नाम है फ्लैग कमेटी, यानी झंडा समिति, जिसके चेयरमैन हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कई किताबों में इसके चेयरमैन लिखे रहते हैं आचार्य जेबी कृपलानी जी, लेकिन वो गलत है बेटा, वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही आपकी झंडा समिति के चेयरमैन थे। आपको इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना कि ये कब बनी थी, कौन सदस्य थे, केवल इनका नाम और इनके चेयरमैन, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपकी ये क्लास होगी एग्जाम ओरिएंटेड, केवल इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही मैं आपको दूंगी, बहुत ज्यादा नहीं। रिया भी टाइम ओवर कैसे हो सकता है? 51 हुए हैं, आप ओवर बता रही हैं, कौन सी घड़ी चल रही है आपकी? आगे देखिए, उसके बाद में रियासत समिति या देसी रियासतों से वार्ता के लिए रियासत समिति बनी थी, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे कन्वर्सेशन के लिए, उनसे बातचीत के लिए जो समिति बनी, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देसी रियासत समझौता समिति, सेम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है संचालन समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर इस तरीके से पढ़ने में काम, अगर पढ़ने में चोरी करोगे तो फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा? मैं कैसे आपको सिलेबस करा पाऊंगी? एग्जाम आपका बहुत जल्दी है, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा समय है बेटा कि आप आराम से जो है एक दिन में एक स्लाइड को पढ़ेंगे और यहाँ पे काम हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो एग्जाम हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहली शर्त होती है मेहनत, और वो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी जी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जी। ये वही के.एम. मुंशी हैं बच्चे जो आपकी प्रारूप समिति में अन्य सदस्यों में शामिल थे, तो इनको भी एक कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, कार्य संचालन समिति।
एक संचालन समिति है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और एक कार्य संचालन समिति है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। मूल अधिकार संबंधी उप समिति जेबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी जी, क्लियर। अल्पसंख्यक उप समिति एचसी मुखर्जी, एचसी मुखर्जी, ठीक है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो आपकी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। आज की लास्ट स्लाइड है। सर्वोच्च न्यायालय समिति एस वारदाचार्यार, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू जी, संविधान संबंधी आपकी कार्यकारिणी समिति जीवी मावलंकर जी, आवास समिति बी पट्टाभी सीतारामैया, और प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा रिवीजन स्लाइड की तरफ, और रिवीजन स्लाइड तो हमें डेली करनी ही करनी है। तो देखते हैं आज आप रिवीजन स्लाइड में कितना स्कोर करते हैं। रिवीजन स्लाइड, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन संविधान के बारे में पूछने जा रही हूं। संविधान के लिए प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? सबसे लंबा वाचन कौन सा था? सबसे लंबा वाचन कौन सा था? संविधान बनकर कब तैयार हुआ? कब तैयार हुआ? संविधान बेटा जी लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए? संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? संविधान बनाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? नेक्स्ट, संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ? संविधान का प्रकाशन कहां से हुआ? का प्रकाशन। संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर। टोटल आपको बताने हैं कितने सदस्य थे। ये सब आपका कॉन्फिडेंस बूम करने के लिए है, सब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है कि तुमने जितना पढ़ा उसमें से तुम्हें कितना याद है। ठीक है, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका जो है संविधान के पृष्ठों की संख्या कितनी थी, यानी नंबर ऑफ पेजेस, पृष्ठों की संख्या। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में आपको बताने हैं सदस्य। स्वतंत्रता के बाद लिखना रह गया है बच्चे। आपको बताना है संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? आपको बताना है कि संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया ये बेटा जी प्रश्न है, और आपको मुझे लगता है कि ये सारे आपको पता होंगे कि मैम अगर हम आंसर करने लगे तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। सबसे लंबा सेकंड था। बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा के कुल अधिवेशन 12,
12वां हुआ था 24 जनवरी 1950 को। बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान में खर्चा लगभग 64 लाख का हुआ था। ठीक है, संविधान का प्रकाशन देहरादून से किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस। संविधान पर हस्ताक्षर टोटल सदस्य 284। संविधान में पृष्ठों की संख्या 251। स्वतंत्रता के बाद 299। प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे आपके BR अम्बेडकर साहब जी। BR अम्बेडकर साहब जी। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे, और बनते भी रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मैं क्लास में याद कराने में कामयाब हो पाती हूँ। तो आप यहाँ पे मुझे एक बार अपनी स्माइल करके ज़रूर बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। बेटा, हमें सिलेबस को अच्छे से करना है, बहुत बढ़िया से करना है, और हमारा कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी में छूटना नहीं चाहिए। ये हमें पूरा प्रयास करना है। ये ध्यान रखना, जब तक तुम नहीं हारोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब तक तुम खुद नहीं हारोगे तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। और जब तुम नहीं हारोगे तो सरकारी नौकरी पे तुम्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच एवरीवन रिस्पॉन्स देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।